जरा सोचिए, आज से 5 करोड़ साल पहले का भारत, ये वो भारत नहीं है जिसे हम आज नक्शे पर देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अकेला द्वीप था जो समंदर के बीचों बीच तैर रहा था, और इसी अकेली जमीन पर हमारे इतिहास का पहला कदम रखा गया। तो सवाल ये है कि भारत के पहले इंसान आखिर थे कौन, वो यहाँ आए कब और कहां से आए? इन सवालों के जवाब हमें हमारे ही पूर्वजों की एक ऐसी कहानी तक ले जाएंगे जो लाखों करोड़ों साल पुरानी है। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इंसानों की कहानी पर आने से पहले ना हमें इस जमीन की कहानी को समझना होगा। ये कहानी है भारत के जन्म की, एक ऐसे भूभाग की जो कभी अफ्रीका का ही एक हिस्सा हुआ करता था। ये देखिए, लगभग 5 करोड़ साल पहले जो भारतीय प्लेट थी वो अफ्रीका से टूटकर अलग हो गई और उत्तर की तरफ बढ़ने लगी। लाखों सालों तक ये एक बहुत बड़े जहाज की तरह टेथिस सागर को पार करती रही और बढ़ रही थी एक ऐसे महाटकराव की ओर जो दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वो टकराव हुआ। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन ऐसे ऊपर उठने लगी जैसे कोई कागज मुड़ रहा हो, और जन्म हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का, हिमालय का। पर ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, नहीं, ये एक ऐसी कुदरती दीवार थी जिसने भारत का मौसम हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दीवार ने मॉनसून को जन्म दिया और गंगा, नर्मदा जैसी जीवन देने वाली नदियों को भी रास्ता दिखाया। और बस इसी तरह एक हरी भरी उपजाऊ जमीन तैयार हो गई। आप कह सकते हैं कि मंच पूरी तरह सज चुका था, अब सिर्फ इंतजार था इसके पहले बाशिंदों का। तो इस नई हरी भरी धरती पर पहला कदम किसने रखा? क्या वो हम थे? नहीं, वो हम नहीं थे। वो एक ऐसी प्रजाति थी जो हमसे बहुत बहुत पहले आई थी। मिलिए होमो इरेक्टस से। ये वो पहले इंसान थे जो पूरी तरह से सीधे होकर अपने 2 पैरों पर चले, और यही वो थे जो करीब 15 से 20 लाख साल पहले खाने की तलाश में अफ्रीका से बाहर निकले और भारतीय जमीन पर पहुंचे। लेकिन हमें उनके बारे में ये सब पता कैसे चला? जवाब मिला नर्मदा घाटी में मिली एक खोपड़ी से। नर्मदा मैन के इस एक जीवाश्म से हमें पता चलता है कि वो काफी एथलेटिक थे, लेकिन उनका दिमाग हमारे जितना विकसित नहीं था। और उनका सबसे बड़ा, सबसे खास हथियार था ये हैंड एक्स, एक पत्थर का औजार जिससे वो स्टेगोडॉन जैसे विशाल हाथियों तक का शिकार कर लेते थे। सोचिए, लाखों सालों तक वो इस जमीन के बेताज बादशाह थे। उन्होंने बाढ़ झेली, सूखे का सामना किया और बड़े बड़े खूंखार जानवरों पर भी जीत हासिल की। ऐसा लगने लगा था कि उनका राज अब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुदरत ने अपने आस्तीन में एक खंजर छिपा रखा था। सुमात्रा में एक महाज्वालामुखी, एक सुपर वोल्केनो जाग रहा था। इसका नाम था टोबा, और ये सब कुछ खत्म करने वाला था। और फिर टोबा फटा, आसमान पूरी तरह काला हो गया। सूरज जैसे राख के घने बादलों के पीछे छिप गया। ऊपर से जहरीली राख की बारिश हुई जिसने नदियों को जहरीला कर दिया, जंगलों को मार डाला। पूरे भारत पर एक ज्वालामुखी सर्दी छा गई, एक ऐसी सर्दी जो सालों तक चली। तो सवाल उठता है कि इतने शक्तिशाली होमो इरेक्टस आखिर खत्म कैसे हो गए? देखिए, विडंबना ये थी कि जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पहली बात, उनके बड़े एथलेटिक शरीर को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी जो अब मिल नहीं रहा था। दूसरी बात, उनके भारी भरकम पत्थर के औजार उन छोटे तेज जानवरों के शिकार के लिए बिल्कुल बेकार थे जो इस तबाही में बच गए थे। और आखिर में वो भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बना सकते थे, वो बस आज में जीते थे। एक प्रजाति का अंत दरअसल दूसरी प्रजाति के लिए एक नए दरवाजे की शुरुआत थी। अब इस खाली हो चुके मंच पर एंट्री हुई हमारे सीधे पूर्वजों की, यानी होमो सेपियंस की। उस वक्त अफ्रीका में हमारे पूर्वज भी बहुत बड़ी मुश्किल में थे। वहां भी जलवायु तेजी से बदल रहा था और उसने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वहीं रुककर धीरे धीरे खत्म हो जाओ, या फिर उस अनजान क्षितिज की ओर बढ़ चलो जिसका कोई और छोर नहीं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो छोटी छोटी नावों पर बैठकर समंदर पार कर गए और फिर अरब के तट के किनारे किनारे पूरब की तरफ बढ़ते रहे। ये कोई 1-2 दिन का सफर नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी यात्रा थी जो पीढ़ियों तक, हजारों सालों तक चली। और आखिरकार आज से लगभग 65,000 साल पहले उनके वंशज भारत के दरवाजे पर आ पहुंचे। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब वो मध्य भारत की भीमबेटका की गुफाओं में पहुंचे होंगे।
हजारों साल के मुश्किल सफर के बाद इन चट्टानी किलों ने उन्हें बारिश से, कड़ाके की ठंड से और खूंखार जंगली जानवरों से बचाया। शायद इतिहास में पहली बार इंसानों ने घर शब्द का असली मतलब समझा था। और इन्हीं गुफाओं के अंदर पहले इंसानी समाजों ने जन्म लिया। आग सिर्फ गर्मी और खाना पकाने के लिए नहीं थी, वो तो जंगली जानवरों के खिलाफ उनका सिक्योरिटी गार्ड थी। और यही आग उनका सोशल मीडिया भी थी, जिसके चारों ओर बैठकर वो कहानियां सुनाते थे, अपने अनुभव बांटते थे। यहीं से एकता और समुदाय की भावना पैदा हुई। उन्होंने समझा कि अकेला इंसान कमजोर है, लेकिन एक समूह को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन देखिए, सिर्फ गुफाओं में रहना और जिंदा रहना ही काफी नहीं था। जिंदा रहने से आगे बढ़कर एक सभ्यता बनाने के लिए उन्हें कुछ नया, कुछ अलग करना था। और यहीं से शुरू हुआ इनोवेशन का, नवाचार का एक नया दौर। सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव आया उनके औजारों में। होमो इरेक्टस के वो जो भारी भरकम हैंड एक्स थे ना, उनकी जगह अब आ गई थी एक तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये थे माइक्रोलिथ्स, यानी छोटे बेहद नुकीले पत्थर के ब्लेड, जिन्हें लकड़ी या हड्डी पर लगाकर भाले और तीर बनाए जाते थे। मतलब अब वो दूर से ही सुरक्षित रहकर तेजी से भागते हुए जानवरों का भी शिकार कर सकते। टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनका समाज भी बदल रहा था। कुछ नए नियम बन रहे थे, जैसे शिकार को आपस में बांटना जरूरी था ताकि पूरा समूह जिंदा रह सके। वो बीमार लोगों की देखभाल करते, अनाथ बच्चों को अपनाते। वो अपने मृतकों को औजारों और गहनों के साथ दफनाने लगे, जो दिखाता है कि वो शायद मौत के बाद की दुनिया के बारे में भी सोचने लगे थे। और तो और, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बने ये मनके ये बताते हैं कि उनमें अपनी एक अलग पहचान बनाने की, सुंदर दिखने की भावना भी जाग रही थी। और फिर जो शिकारी था वो एक विचारक बना, और विचारक एक कलाकार बन गया। उन्होंने अपनी दुनिया को, अपने जीवन को गुफाओं की दीवारों पर उकेरना शुरू कर दिया। भीमबेटका की ये पेंटिंग्स सिर्फ सजावट नहीं है, ये शायद शिकार में सफलता के लिए की जाने वाली एक तरह की प्रार्थना थी, एक जादू था। इसके बाद का जो सफर था वो बहुत तेजी से तय हुआ। करीब 9000 साल पहले इंसानों ने एक बहुत बड़ी खोज की, खेती। अब शिकारी संग्राहक किसान बन गया और उसने पहली बार एक जगह टिककर रहना सीखा। पहले गांव बसाए, और यहाँ से सिर्फ 4000 साल बाद यही छोटे छोटे गांव दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े शहरों में बदल गए। सिंधु घाटी की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो वो शांति, व्यवस्था और व्यापार की कहानी लगती है, लेकिन हाल ही में गंगा के मैदानों में कुछ ऐसा मिला है जो एक बिल्कुल अलग, एक ज्यादा रोमांचक कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। यूपी के सिनौली में जमीन के नीचे से शाही रथ और तलवारें मिली हैं, और ये ठीक वैसी ही हैं जैसी महाभारत में बताई गई हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य है, एक कहानी है, या फिर ये वाकई में हमारे इतिहास का ही एक भूला हुआ अध्याय?